हाँ बेटा, तो आज हमारे पास ये सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 59 है। चैप्टर 4 आज बिल्कुल अख्ताम पर आ चुका है, लेकिन आज मैंने इसको एंड नहीं करा। 4.4 में 7 सवाल हैं, मैं 3 सवाल करवा रहा हूँ। और जो है फिर कल एक पुराना स्टूडेंट है हमारा एहसन, उस बच्चे ने बहुत सारी मुझे फाइलें भेजी PDF में। अब वो जो उसने फाइलें भेजी हैं वो भेजी हैं गाइड बुक वाली, और मैं गाइड बुकों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बोलता हूँ गाइड इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी जो इस्तेमाल करना कर लो, गाइड नहीं इस्तेमाल करनी। वो कोई है पता नहीं कौन सा ग्रुप है, मलिक ग्रुप है, ठीक है, नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फलाना कोई पब्लिशर है, हुज़ैफ़ा पब्लिशर मेरे ख्याल से, ठीक है, उसकी कुछ गाइड बुकें हैं, उनकी बाकायदा तस्वीरें लेके PDF बना दी। अब वो PDF क्या कर रही है, वो PDF बच्चों के मोबाइलों में ये हो रही है गड़बड़ सबसे ज़्यादा। उस PDF में, इवन उस गाइड बुक में ना, इंतहा से ज़्यादा कोई मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे मिस्टेक्स हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि मिस्टेक का है। ये गलत सलत मेथड करके दिए हुए कई सवालों में, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, पेपर में करके आएगा 0 नंबर मिलेगा। उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैंने उस बच्चे से फिर जब उसने 1-2 फाइलें भेजी, मैंने फिर उसको सारी बनाई। मैं बोला भाई सारी भेज दो, मैं अपना भी तो फ़ायदा देखूँ ना, मैंने अपना क्या फ़ायदा देगा। मेरा एक टाइपिस्ट है, एक बंदा है मेरा रिलेटिव है, वो इस वक्त है लाहौर में, 1-1.5 महीना वहीं रहेगा वो। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरा रमज़ान का मैंने पैकेज कर दिया। अब रमज़ान का उसका मैंने क्या पैकेज बनाया, जो फाइल एहसन साहब ने मुझे भेजी सेकेंड ईयर वाली PDF पूरी फुल फाइल है, मैंने उस बंदे को भेजी। मैंने बोला इसको पूरा टाइप कर दे बेटा। वहाँ तो बैठा रहा है 1-1.5 महीना लाहौर में, जहाँ जॉब कर रहा है। अब वहाँ फारिग टाइम पे ना इसको टाइप करना शुरू कर दिया MS वर्ड पे। वर्ड का मैंने उसे वर्जन दे दिया अपना वाला, 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2016 पे चाहिए। और पूरी अब वो टाइपिंग स्टार्ट कर रहा है। टाइपिंग से क्या होगा, वो तो गाइड बुक छाप के ला देगा उसमें। मुझे गाइड बुक थोड़ी चलानी है ना, गाइड थोड़ी चलाता हूँ मैं। पूरी PDF को जब मई में छुट्टी दूँगा यहाँ पे 1-1.5 महीने वाली, और जून में नया एडमिशन होगा, उस छुट्टी के ड्यूरेशन के अंदर है सारा मेरा काम। उसमें काम क्या है, डेली बेसिस पे हर लेक्चर को मैं रिवाइज़ करूँगा कि आज यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेक्चर है। अब उस लेक्चर में चेक करूँगा कि जो उस बंदे ने टाइप किया है पेपर पे सॉल्व करते हुए मिस्टेक तो नहीं आ रही। अगर जिस सवाल में मिस्टेक आ रही है, जो गाइड में गलत चीज़ें छपी हैं, उनकी करेक्शन करनी है मुझे। आप लेक्चर को प्रिंट नहीं करवा लेंगे, फिर उसी लेक्चर को मैं प्रिंट करके, नाम फिर भी मेंशन नहीं करूँगा, सर ज़ुहैर मैथ्स, सर सफदर अली खान, नो, सर सफदर मैं आज तक कभी अपने लेक्चर बुक पे नाम नहीं लिखा, मैं भी नहीं लिखता, ठीक है। मुझे चाहिए ब्लैंक, बिल्कुल प्लेन सीधा साधा लेक्चर टाइप हुआ हुआ, ठीक है। अब वो टाइप करके दे देगा, उसकी करेक्शन करना सबसे बड़ा काम है। तो उस बंदे के अंदर अगर इतने गट्स होते कि वो खुद मैथमेटिक्स की करेक्शन कर सकता था, तो भाई फिर वो टीचर क्यों नहीं बना, वो टाइपिस्ट क्यों बना। अगर उसे पता है कि इस जगह ये नहीं ये आना चाहिए था, तो फिर वो टीचर बन जाता। वो टाइपिस्ट क्यों बना, वो टाइपिस्ट क्यों बना, उसे नॉलेज नहीं है, उसे नहीं मालूम कि इसमें क्या मिस्टेक है, वो एक टीचर को मालूम है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कराची में कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी जाके पूछ लो, जो इंटर पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाना नहीं आता। मेपल उन्होंने देखा भी नहीं, उनके ख्वाब में भी नहीं है होती क्या चीज़ है, ठीक है। वो रंगे कुट्टा मेथड आता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। ये आएंगे अभी मेथड्स, बेटा सारे पढ़ाऊँगा, सिम्पसन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, सारे हमने पढ़ा। यूलर मेथड, यूलर क्या चीज़ है, यूलर कोई नई चीज़ नहीं है, वो RK मेथड जो है, जिसको रंगे कुट्टा भी कहते हैं, रंगे कुत्ता भी कहते हैं, और रुंगे कुत्ता भी कहते हैं मुझसे लोग। ये एक मैं यूट्यूब पे सुन रहा, एक इंडियन को वो जो रुंजे कुत्ता बोल रहे हैं, ठीक है भाई। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, लोग अपने हिसाब से नाम ले लेते हैं। सबसे अच्छी प्रोनाउंसिएशन जो मुझे अच्छी लगी ना, वो एक खातून ने प्रोनाउंस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, RK मेथड। ख़त्म, सारी बात ही ख़त्म, ठीक है। खड्डे में झगड़े में पढ़ना ही नहीं है, RK मेथड बोल लो, ख़त्म बात। RK मेथड के अंदर ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 होते हैं। मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ऑर्डर,
जब अगर हम आर के मेथड के फर्स्ट ऑर्डर पे पहुंच जाएं, उसका नाम हो जाता है यूलर मेथड। यूलर की स्पेलिंग ई यू, ठीक है, EULER, यूलर मेथड, ठीक है। तो EU का नाम मैं लेता हूँ, बच्चे को हम पहचान लेते हैं, हाँ भाई सर EU मतलब यूलर मेथड है। तो ये होती है आर के मेथड की जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना पहले डेरिवेटिव के ऊपर, इसको यूलर कहता है। मैं यहाँ ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा ना टारगेट बन रहा है चैप्टर 4 के फ़ौरन बाद मैं 11 करवा दूँ। पहले 11 के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स है, तो न्यूमेरिकल मेथड से बच्चा जहन में ये चीज़ ले लेता है कि भैया इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। नो, न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। उसमें है क्या, उसमें मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़ेंगे सारे, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं भाई, जिस तरह तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री के अंदर तुमने नील बोहर और रदरफोर्ड मॉडल और पता नहीं क्या क्या कैथोड रे ट्यूब फलानी सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं ना, उन सब के मॉडल्स बने हुए थे, एक डिफाइंड, एक प्री डिफाइंड, एक उससे ज़्यादा मोर डिफाइंड। इस तरह के कि भाई रदरफोर्ड क्यों फेल हो गया, बोहर कहाँ पे जाके फ्लॉप हो गया, वो सारी तुमने लिमिटेशन सीखी। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी है। मैथमेटिक्स में सबसे हाई फाई जो मोस्ट एक्यूरेसी में आंसर देता है ना, वो मेथड कौन है? वो न्यूटन रैप्सन नहीं है, वो यूलर मेथड नहीं है, वो आर के मेथड है। आर के मेथड का आंसर क्यों दुनिया भर में माना जाता है, वजह यही है कि भाई वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, उसकी स्टेपिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 4 ऑर्डर तक डेरिवेटिव को ले जाता है बड़े आराम से। जब पढ़ाऊँगा तो समझा दूँगा। यहाँ पे सारी बातें करने का मकसद क्या था कि यार जो है ना, मेरी फैंटी तो इस साल बहरहाल लगी रही है, पिछले साल फर्स्ट ईयर में लगी थी। फर्स्ट ईयर के अंदर बुक चेंज हो गई थी, एक एक सवाल मुझे खुद लिख लिख के कराना पड़ रहा था। सेकंड ईयर के अंदर इस साल तुम्हारे सामने की बात है कि हर सवाल मैं पहले लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, गलती निकालता हूँ सवाल में, या तो बुक में करेक्शन या आंसर में करेक्शन या सवाल में कोई मिस्टेक है, एक्यूरेट हो रहा है तो फिर करवाता हूँ तुम लोगों को। करना पड़ रहा है काम। अब ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये काम अभी रमज़ान में भी चलेगा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि अब जब वो बंदा मुझे टाइप की फाइल देगा पूरी, इस पूरी फाइल को डेली बेसिस पे बैठ के मुझे टैली करना है तो भाई साहब इसमें करेक्शन कहाँ है। जब वो पूरी करेक्शन हो जाएगी उसके बाद जाके मैं प्रिंट आउट करके बच्चों को बांटूंगा यहाँ पर। और मेरे लेक्चर या सर सफदर के लेक्चर घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। ये 1 साल हो रहा है बस, मतलब कुछ महीने रह गए, 3-4 महीने। इंशाल्लाह जून से जो नया एक सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रॉपर तुम्हें सर सफदर वाली ही टून देखने को मिल जाएगी। उसमें फिर मैं आसरा नहीं करूँगा। यहाँ तो अभी बड़ी नरमी चल रही है कि ठीक है भाई बच्चे को थोड़ा टाइम दे दो। क्यों? क्योंकि नई नई किताब चेंज हुई है, बच्चा कितना काम करेगा। अगले साल ऐसा नहीं है बेटा। फर्स्ट ईयर पर तो अभी जाके पूछ लो ज़रा, मैंने कैसी सख्ती की हुई है। फर्स्ट ईयर तो हिलती नहीं है। नहीं सर ने बोल दिया तो बस अब काम चेक करा के जाना है ना सर। मौसम की बल्कि बहुत सारे टीचरों को छुट्टियाँ करवा दी हैं। किस बिना पे? क्लास वर्क कंप्लीट नहीं होगा, मैं जाना ही नहीं दूँगा। सेकेंड ईयर में अब अगले साल से यही काम होने जा रहा है। इस साल तो ज़रा रियायत मिल रही है क्योंकि सर जो है वो खुद सारे काम कर रहे हैं, फिर बच्चों को करवा रहे हैं। अगले साल ऐसा थोड़ी है। अगले साल अगर 10 सवाल हैं एक एक्सरसाइज में, 4 करूँगा, बाकी 6 यहीं पे बिठा के करवा दूँगा। बेटा करके जाने। ये नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगले दिन की क्लास में अगले दिन लेक्चर देखोगे, जैसे ही लेक्चर मिलेगा प्रिंट आउट, लेक्चर के अंदर हुए होंगे कुछ, सारे नहीं करके दूँगा। जो सर सफदर करते थे सारे नहीं करके देते थे, ताकि बच्चा खुद भी तो करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सारे सवाल सर करके दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या? ठीक है, छापना थोड़ी है, समझना है। ठीक है, मकसद ये है। चलिए आज के लेक्चर को ले आते हैं। 9 मिनट तो सिर्फ डिस्कशन पर हो गए। अब आज का लेक्चर काफ़ी आसान सा मैंने टॉपिक रखा, लेकिन टॉपिक को समझ लेना। टॉपिक है क्या? बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ लेकर आए हूँ आज मैं। लेक्चर 59 सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 4.4 मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक है। इसका दूसरा नाम या तो मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ लो, या फिर मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ लो। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ते हैं। अब होता क्या है इसमें, अगर आपके फंक्शन का आपने पहला डेरिवेटिव ले लिया, पहला डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव निकला है तो मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव निकला है, लेस देन 0 वाली वैल्यू आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए तो डेट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ये 3 बातें याद कर लेना, पहले याद कर ली।
पहले डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज है, जीरो आ जाए आएगा ही नहीं कभी, लेकिन अगर कभी जीरो आ जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए पहला सवाल शुरू कर लेते हैं। फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो नहीं सॉरी 10x और प्लस का 9। तो सोच के बताएगा इसका पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा? -2x प्लस 10। शाबाश, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने स्टेप शो कर दिए, ठीक है। -2x प्लस 10। अब ये चेक करना है, सवाल पढ़ो जरा किताब में पहले क्या लिखा है। अब देखो लिख कर दे दिया, बोला भाई x इक्वल्स टू 4 पर साबित कर दो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब क्या करना है हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा 4, और क्या आना चाहिए आंसर इंक्रीजिंग के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं, टू चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू 4। हमने f ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ f ऑफ 4 कर दिया, पता लगा 2 4 का -8 प्लस 10, आंसर कितना बचा +2। 2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यहीं पे है, लिख दो आगे जुमला। हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू 4। आंसर क्या मुश्किल था भाई, 2 लाइन में एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को ले आते हैं। इस बार सवाल बदल दिया सवाल, बोले डिक्रीजिंग कितनी वैल्यू पे, जरा चेक करके बताना। x इक्वल्स टू 3/4 रखो तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाना चाहिए। पहले तो फंक्शन लिखा, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्या वैल्यू रखनी थी? x की जगह 3/4 रख दिया, जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ रख दिया। यहाँ था सेक स्क्वायर ऑफ x, मैं कैसे लिख रहा हूँ? सेक ऑफ x का होल स्क्वायर, वो इशू थोड़ी है, ठीक है। 10 3/4 की वैल्यू चाहो कैलकुलेटर से निकाल लेना, -1 आएगी। सेक 3/4 की वैल्यू 1/cos करके निकाल लेना, माइनस का √2 आएगी। देखिए हमने तो होल पे स्क्वायर लिया हुआ, होल पे स्क्वायर ले लो। माइनस पे स्क्वायर है मतलब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और रूट पे स्क्वायर है मतलब रूट खत्म, तो अंदर इसमें से आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 2, और यहाँ से माइनस का भी, -2 × 2 -4 आ गया नेगेटिव, लिख दो आंसर आ गया। क्या मुश्किल है भाई? चलिए एक और मज़ेदार सी चीज़, सवाल पढ़ो जरा क्वेश्चन 3 का। Find the maximum and minimum value if any other function f is real number in the following case। ठीक है, अब सवाल को ज़रा मैं समझा दूँ क्या लिखा हुआ। सवाल में बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, दोनों निकाल देना भाई। अगर मैक्सिमम आ रही है मैक्सिमम निकालो, मिनिमम आ रही है मिनिमम निकालो, दोनों आ रही है दोनों निकालो, एक आ रही है एक निकालो, ठीक है। सारे केसेस बता रहा हूँ, कभी ऐसा भी होगा मिनिमम नहीं आएगी सिर्फ मैक्सिमम आ रही होगी, ठीक है भाई निकाल दो। अभी ऐसा होगा सिर्फ मिनिमम आएगी मैक्सिमम नहीं आएगी, दोनों केसेस पॉसिबल है। मैक्सिमम आ जाए मिनिमम ना आए, मिनिमम आ जाए मैक्सिमम ना आए, दोनों आ जाए, ठीक है, हर केस पॉसिबल है। ये क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर? ये लिखा हुआ है फंक्शन कॉलन, मतलब फंक्शन बिलोंग्स टू इनपुट टेंड्स टू आउटपुट। इनपुट क्या देना है और आउटपुट क्या आएगा? इनपुट देना है एनी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है, यस सर। पॉजिटिव होती है, यस सर। आंसर किस में आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ये इसको पढ़ने का तरीका है। इनपुट भी रियल, आउटपुट भी रियल। वो एक जुमला था ना, सेल्फ में भी गन डिफेंस में भी गन, ठीक है। हाँ, वो एक कोई सीरीज़ चल रही थी बड़ी मशहूर वाली, बहरहाल, ठीक है। हाँ, हम बनाएंगे मिर्ज़ापुर को अमेरिका, ठीक है। बहरहाल खैर वो जुमला बड़ा एक याद रह गया था, इसलिए यहाँ पे आ गया कि इनपुट में भी रियल है, आउटपुट में भी रियल है। तो बहरहाल इसकी लिमिटेशन बहुत सारी हो सकती थी। सवाल को लेकर आते हैं, सवाल में क्या है ज़रा फंक्शन पढ़ना। पार्ट 1 का क्या दिया? x² - 2x + 3। अब इसके कुछ स्टेप होते हैं वो याद कर लेना। आज तक तो हम पहला डेरिवेटिव लेके उसको चेक करते थे कि फंक्शन इंक्रीज है फंक्शन डिक्रीज है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम बोल दे, इंक्रीज डिक्रीज चेक नहीं करना होता, हमें लाइन से 2 डेरिवेटिव निकालने होंगे, पहला और दूसरा। सारा काम इन 2 डेरिवेटिव का है। पहला स्टेप समझ लो क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका पहला डेरिवेटिव निकाल लो। सोच के बताओ x² - 2x + 3 का क्या आएगा? 2x - 2 लिख दिया, पहला डेरिवेटिव लिख दिया। पहला डेरिवेटिव लिखते ही इसका दूसरा भी निकाल लो। 2x - 2 का क्या होगा?
2 आ जाएगा। 2 डेरिवेटिव निकाल के तैयार कर लिए। अब जो पहला डेरिवेटिव निकाला उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे स्टेप में फॉलो करो। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज लिखना पड़ेगा तुम्हें। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए, जो भी आ जाए, उसको इक्वल्स टू 0 रख लेना। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने का तरीका यही होता है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव के आंसर को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। आंसर कितना आया था 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 जब 0 रखोगे तो यहाँ से 2 उधर चला गया, x का आंसर कितना आ गया 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि x का आंसर यहाँ से 1 है। अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक बन रही होती तो x के कितने आंसर आते, 2 आ जाते। अगर यहाँ कोई क्यूबिक बन रही होती तो x के कितने आंसर आते, 3 आते। ठीक है, अब यहाँ पे एक आंसर आया, एक आंसर आया तो हम एक ही आंसर को इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 आंसर आ जाते हैं, मे बी मोर, मैं लिख रहा हूँ डब्बे के अंदर, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं x की वैल्यू के, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। 4 वाला तुम्हारे कोर्स में शायद नहीं है, लेकिन 3 तक है। ठीक है, जितने भी आंसर आ जाएँ, यहाँ हमारे पास कितने आंसर आए x के, सिर्फ एक आंसर आया, तो उस एक आंसर को हम इस्तेमाल करेंगे आगे। उस एक आंसर को अब स्टेप नंबर 2 क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करना है सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या लाए थे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लाए थे 2। इसके अंदर चेक करो कहीं अगर x आ रहा है तो हम x की ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया भाई नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर जो भी आप x की वैल्यू लाए हो वो रख दो उठा के। इत्तेफाक क्या हो रहा भाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स के आंसर में कहीं x है ही नहीं, तो हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन तुम जब करोगे घर पे, क्या पता है यहाँ पे आंसर बच जाए 2x, क्या पता है यहाँ पे आंसर आ जाए 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वहाँ पे आप x की जितनी वैल्यूज आएंगे बारी 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 वैल्यूज रखोगे। पहली बार फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 आई तो हम 1 रख दिया हमने। दूसरी बार वैल्यू आ गई √2 तो हमने √2 रख दिया, उसको सॉल्व किया सेकेंड डेरिवेटिव में। फिर तीसरी वैल्यू आ गई -1 तो हमने -1 रखते हुए एफ डबल डैश ऑफ एक्स को सॉल्व किया। उस तरह 3 आंसर निकल आए, यहाँ तो एक ही आंसर आया। अब जो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया चेक करोगे वो पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव आ जाए यहाँ पे कहानी उलट जाती है। अभी तक मैंने तुम्हें समझाया अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ कहानी पलट गई। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते ही हमने सेकंड निकाला, फर्स्ट को हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली, वैल्यू उठा के सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रख ली। अब जब वैल्यू रख दी सेकंड में, अब चेक करो आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इज मिनिमम, अगर नेगेटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव पे तो फंक्शन इज मैक्सिमम। इसको उल्टा पढ़ो, ये बात याद रखनी। यस, ये सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं लिख लेना। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अगर वैल्यू रखने के बाद आंसर पॉजिटिव आ जाए, हेयर पॉजिटिव मीन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमा वैल्यू। ठीक है, और अगर यहीं पे आंसर 2 के बजाय -4 आ जाता तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती। क्यों? क्योंकि लेस देन का साइन आया था। ठीक है, तो लेस देन का मतलब है मैक्सिमा वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, और ग्रेटर का मतलब है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर का मतलब है मिनिमा या मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई? ये हो गया स्टेप नंबर 2 एंड। स्टेप 2 में हमने कहाँ तक रुक गए, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर ले जाके एक्स की वैल्यू रख दी और आंसर चेक कर लिया पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम है। तब जो भी आ जाए, यहाँ से क्या आ गई, मिनिमा आ गई। अब जो भी आ जाए उसका रिलेटिव मिनिमा निकाल लो। ठीक है, अगर यहाँ मैक्सिमा आता तो मैं उसका रिलेटिव मैक्सिमा निकालता। उससे अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, रिलेटिव मैक्सिमा निकाल लेता। यहाँ पे क्या है, मिनिमा, तो इसका रिलेटिव मिनिमा निकालना है बस। अब रिलेटिव मिनिमम कैसे आएगा? नाउ फाइनली, फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 3। नाउ फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वही वैल्यू जो तुमने सेकेंड डेरिवेटिव में रखी थी वही वाली वैल्यू उठा के किस में रख लो, ओरिजिनल फंक्शन। कहाँ से मिलेगा? सवाल के अंदर जो सवाल था उसमें रख दो अब एक्स की वैल्यू। सवाल क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3, लिख दिया, सवाल कॉपी कर दिया। सवाल के अंदर एक्स की वैल्यू क्या लेकर आए थे, एक वैल्यू आई थी ना, हमने एक वैल्यू लिख दी। अगर 3 आ जाती
तो हम पहले एक को किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को, तीनों को सॉल्व करते हैं। एक को सॉल्व किया तो जो आंसर आएगा, पहले कौन सी वैल्यू निकाल चुके मिनिमा, तो अब जो आंसर आया वो कौन सा आया, रिलेटिव मिनिमा आया। आगे लिखना है पूरा, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू क्या रखने पे आई 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज आई कितने 2 आई आंसर। क्या मुश्किल है भाई, स्टेप याद करने हैं बस, स्टेप दोबारा टैली करवा दूँ। स्टेप नंबर 1 कोई बताएगा, सर जो फंक्शन दिया हुआ है इसका पहला डेरिवेटिव ले लें। स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट करो, जो पहला डेरिवेटिव ले लिया उसको इक्वल्स टू 0 रखते हुए उसकी एक्सट्रीम पे वैल्यू निकाल लो, सही है। दूसरा स्टेप कोई बताएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव ले लो, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर स्टेप 2 क्या बोलता है, जो एक्स की वैल्यू लाए हो वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रख लो। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रखने के बाद चेक करो, आंसर पॉजिटिव आए तो मिनिमा है, आंसर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा है, कोई भी एक आएगा। आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद स्टेप 3 पर जाओ। स्टेप 3 क्या बोलता है, ओरिजिनल फंक्शन रख लो भाई, ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की वैल्यू उठा के रख लो। अब यहाँ तुम्हें पहले ही पता लग चुका था कि मिनिमा आई भी है, तो अब जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन में रख के वो कौन सी वैल्यू निकल रही है, रिलेटिव मिनिमा। कोई अगर यहाँ गड़बड़ी कर देगा ना कि यहाँ तो लिख रहा है मिनिमा, लेकिन आंसर में उस बच्चे ने गलती से लिख दिया रिलेटिव मैक्सिमम, मैं वही 0 नंबर दे दूँगा पूरे सवाल पे। एग्जामिनर भी यही काम करेगा। तो भाई जब तुमने मिनिमा क्लेम कर दी ऊपर, तो नीचे रिलेटिव मैक्सिमा कैसे आ रही है, नीचे उसी की रिलेटिव मिनिमा आनी चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन 3 के DIY। सारे हो जाएंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। क्लास को एंड कर दें, दिल नहीं कर रहा है एंड करने का। अब मैं बता रहा था उस बच्चे ने जो फाइल भेज दी, उस फाइल से जो अच्छी चीज़ है वो मैंने पिक करी। उस फाइल से, उस गाइड से, जो देखो कभी कोई चीज़ अच्छी मिलती नहीं है गाइड में, लेकिन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। फ्री की है कि एग्जाम्पल दिख गई, मैंने बोला भाई बेहतरीन चीज़ है बच्चों को समझाने के लिए, इसको रखो यहाँ पे, इस्तेमाल करो। अब इसको समझ लो पहले, एक एग्जाम्पल मिली, एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो कर लेना, बड़े काम की चीज़ है, तुम्हारी किताब के अंदर क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल के अंदर फिर भी दिख जाएगा। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है भाई, स्क्रीन पे नहीं, बुक पे तो मिलेगा ही नहीं, स्क्रीन पर सिर्फ टोटल स्क्रीन। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ क्लोजेस्ट टू पॉइंट 3,4। हमें क्या मालूम करना है, हमें पॉइंट मालूम करके देना है। पॉइंट ऑन द ग्राफ दिस, पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज़ क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होना चाहिए, नियर बाय, करीब तरीन होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करो, फंक्शन लिख लो, जो फंक्शन दिया हुआ है। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक पॉइंट P जिसको x1 y1 नाम दे रहा हूँ, ये गिवन है 3,4। अब ये दो चीज़ें गिवन है, तीसरी क्या चीज़ नहीं गिवन भाई। जब एक पॉइंट है तो कोई दूसरा पॉइंट भी तो होगा ना, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्टेंस तो निकालना जानते हैं। हमने लेट कर लिया पॉइंट Q, लेट पॉइंट Q अननोन रख लो x, y, हमें वैल्यू कहाँ पता है पॉइंट Q की। लेट x, y वो पॉइंट होगा जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा जिसके मैं वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेट Q x, y विद द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। अब Q x2, y2 हमने अननोन रखा हुआ है, x, y वैल्यू रखी है, x1, y1 पता है, x2, y2 को मैंने रखा है x इंटू x, y। ठीक है, क्या तुम्हें 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, अप्लाई कर दो। अप्लाई किया तो पता लगा डिस्टेंस आ गया दोनों का। अब यहाँ से तो d की वैल्यू आ रही थी, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया ताकि रूट खत्म हो जाए। रूट खत्म किया तो क्या हो गया, लेफ्ट पे d स्क्वायर, राइट पे क्या बन गया x2 माइनस x1 की वैल्यूज रिप्लेस करो। x2 कौन है, x है, माइनस x1 की वैल्यू 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। रेडिकल ख़त्म हो गया। ज़रा सोच समझ के जवाब देना। y की वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी भी थी सवाल में, y किसके बराबर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा अंदर ही, अंदर जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करके तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया डी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब जो फंक्शन डी स्क्वायर की जबान में उसको एफ एक्स बना के लिख दो। जब इक्वेशन में सारी वैल्यू x में है तो हमने इस डी स्क्वायर को क्लेम किया, इट विल बी द फंक्शन। हमने एफ एक्स इक्वल्स टू जो पूरी इक्वेशन आ रही थी लिख दी। अब बताओ फंक्शन का पहले क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं। ले लो पहला डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x4 का क्या कौन बताएगा, 2x माइनस 6 प्लस 0 प्लस 4x क्यूब। शाबाश, ठीक है।
अब जब पहला डेरिवेटिव ले लिया, पहले डेरिवेटिव को हम क्या रखते थे एक्सट्रीम निकालने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो रख लो इसको। जैसे इक्वल्स टू जीरो रखा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लिया, पता लगा भाई साहब 2x³ प्लस x माइनस 3, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, क्यूबिकल इक्वेशन। क्यूबिकल कैसे सॉल्व करनी सिखाई बस्तर में सिखा चुका हूँ। टू सॉल्व एनी क्यूबिकल इक्वेशन फाइंड लीनियर फैक्टर फर्स्ट, पहले इसका लीनियर वाला एक फैक्टर तलाश करते थे रैंडम वैल्यूज रख के, उसके बाद देन अदर 2 वैल्यूज बाय कौन से मेथड, या तो लॉन्ग डिवीजन लगा लो जिसमें गाड़ी बनाते थे हम ऐसे, ठीक है, या फिर सिंथेटिक डिवीजन लगा लो, जो तुम्हें आता जो तुम्हें आसान लगे। करना क्या, पहली वैल्यू तो बाय फैक्टर निकलेगी, फैक्टर के लिए पुट x इक्वल्स टू सोचना शुरू कर दो, -2 रखो, चेक करो इक्वेशन 0 0 बैलेंस हो रही है दोनों साइड या नहीं होगी, -1 रखो नहीं होगी, 0 रख लो क्या पता नहीं हो रही है, ये हमने 1 रखा तो क्या हुआ, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 3, तो पता लगा भाई ये तो 3 - 3 0 इक्वल्स टू 0, ये तो वेरीफाई हो गया। क्या रखने पे वेरीफाई हुआ, कुछ रैंडम वैल्यूज रखी जिनमें से 1 पे वेरीफाई हो गया। जब x इक्वल्स टू 1 एक रूट है तो फैक्टर क्या होगा इसका, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विल बी द फैक्टर। ये जो लिखा हुआ है मैंने, पहला फैक्टर मिल गया, x की वैल्यू भी मिल गई। अब इस इक्वेशन को क्यूबिकल को सॉल्व करो, क्यूबिकल को सॉल्व करने के लिए क्यूबिकल लिख लो पहले, 2x³ प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दी हमने इक्वेशन। अब जो इक्वेशन लिखी मैं सिंथेटिक याद दिला रहा हूँ तुम्हें। सिंथेटिक के लिए पहले सबसे क्या करते थे, इक्वेशन को सीधा करके लिखते थे डिसेंडिंग ऑर्डर, 2x³ है, x² कहाँ है ही नहीं, हमने लिखा प्लस 0x² प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब जो कोफिशिएंट थे उठा के लिख दो डब्बे के अंदर, 2 0 1 माइनस 3 लिख दिया। इसके बाद नीचे एक बड़ी सी लाइन लगा दो, पहला एलिमेंट जो भी है उसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, और जो आखिरी एलिमेंट है उसके नीचे ऐसे डब्बा बना लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हल्के सिंथेटिक में बराबर में सिखाऊँ तुम्हें, ये लिखी हुई थी इक्वेशन। अब मैं इसको फीड करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा 2 0 1 और माइनस 3, और यहाँ पे लगा दी ऐसे लाइन। ठीक है, 2 के नीचे वाली टर्म कॉपी कर ली 2। ठीक है, अब क्या करना था कि इधर बना दिया ऐसे डब्बा, रिमाइंडर का डब्बा। ठीक है, और यहाँ ऐसे डब्बा बनाओगे, इसमें क्या लिखोगे, डिवाइज़र। डिवाइज़र x इक्वल्स टू कितना लेकर आए थे 1, यहाँ क्या लिखा मैंने 1, ये लो भाई 1। नहीं है, अब सोचो 1 2 ज़ा 2, 0 + 2 0 + 2 2 आएगा गधे, 0 कौन बोला, 1 0 + 2 2 आ गया, 1 2 ज़ा 2, यहाँ लिखेंगे 1 + 2 3, 1 3 ज़ा 3, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, लाजमी 0 आना चाहिए। मैंने दोबारा करके दे दिया है यहाँ पर, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे किया हुआ है, ये तो हो गया रिमाइंडर। इसको क्या पढ़ते थे, कोशंट। कोशंट कितनी पावर से स्टार्ट होता था, 1 पावर कम से स्टार्ट होता था। ओरिजिनल इक्वेशन क्यूब में है तो हम स्क्वायर से लिखेंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये इसका फैक्टर आ गया। अब जो ओरिजिनल क्यूबिकल इक्वेशन थी हमारी, उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, हैंस द इक्वेशन विल बी, जो लेफ्ट साइड थी इक्वेशन की पूरी लिखी, इक्वल्स टू 2 फैक्टरों में हमने ब्रेक कर लिया। पहला फैक्टर वही लीनियर वाला जो सबसे पहले लाए हैं, x - 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर जो अभी कोशेंट से बनाया हमने, 2x² प्लस 2x प्लस 3। पता लगा ये क्या दिख गई, क्वाड्रेटिक दिख गई। क्वाड्रेटिक को तो 2 मिनट में सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, लेकिन जब बच्चे ने बड़ी मेहनत कर ली, सॉल्व किया, तो पता लगा आंसर आयोटा में आ गए इसके। हमेशा नहीं आएंगे, कभी रियल रूट्स भी निकलेंगे, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि अगर आंसर आयोटा में आ जाए तो क्या करना है। पहले सबसे ये जो 2 फैक्टर हैं, इसको पुट 8 इक्वल्स टू 0, मतलब इस पूरी इक्वेशन को आपको 0 रखना था, तो मैं इस पूरी साइड पे 0 रखते हुए सिर्फ राइट साइड इसकी सॉल्व करूँगा। जब पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होते हुए 0 के बराबर हो तो इम्प्लाई आता है, लगा दो इम्प्लाई। पहले की तो वैल्यू तुम ऑलरेडी फाउंड कर चुके हो पहले, ये जो रह गई क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, पता लगा ये आयोटा में आंसर दे रही है। आयोटा में आंसर लिखते नहीं है, इमेजिनरी होते हैं। अब क्या लिखें, हमने लिखा भाई कोई रियल रूट मिला ही नहीं, अगर मिल जाता तो हम उसके भी आंसर लिखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई,
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कुछ आ जाए, एक्स इक्वल्स टू कुछ आ जाए, ठीक है। कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, डब्बे डब्बे बना दिए मैंने। एक वैल्यू ये रही, दूसरी क्या पता यहाँ से कहीं से आ जाए, तीसरी क्या पता यहाँ से कहीं से आ जाए। अगर क्वाड्रेटिक वैलिड होती, रियल वाली होती तो आते आंसर। तो फिर इन तीनों आंसरों को किसमें रखते जाकर। नाउ फाइनली गो टू द कर्व। कर्व की सबसे शुरू में क्या इक्वेशन दी हुई थी, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर एक्स की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1 आई है ना। हमने एक वैल्यू उठा के लिख दी, वाई का आंसर आ गया। अगर एक्स की कोई यहाँ पे भी वैल्यू आती तो हम बराबर में सेपरेटर लगा के दोबारा कर्व लिखते, एक्स की न्यू वैल्यू रखते, उस पर वाई निकालते, एक्स की तीसरी वैल्यू रखते, उस पर भी वाई निकालते, 3 पॉइंट आ जाते इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक ही पॉइंट आया। जब एक्स पता है, वाई पता है, तो पॉइंट लिख दो ना बेटा। हैंस द नियरेस्ट पॉइंट विल बी क्यू एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल्स टू, एक्स लिखो कितना 1, वाई कितना आ गया 3, आंसर। ये तो मांगा था। तो ये एग्जांपल बड़े काम की है। अगर पेपर में इस तरह की चीज़ दिख जाए, फ्री के नंबर आएंगे। अब आगे सुन लो, क्लास एंड हो चुकी है आज की। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 रह गया। नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा लेक्चर 60 पे। लेक्चर 60 कब होगा, कल संडे के दिन दूंगा मैं, सही है। आज का तो लेक्चर 31 मिनट पर चला गया, कल का लेक्चर 5 मिनट का है। 5 मिनट में क्लास एंड, इतना आसान है ये, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। 4, 5, 6, 7। हाँ, आसानी इनकी यूँ है, इनके मल्टीपल पार्ट्स नहीं हैं, अंडे बच्चे नहीं हैं इनके, ठीक है। क्वेश्चन 3 के 4-6 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 4 के पार्ट्स ही नहीं है, 5 के नहीं है, 6 के नहीं है, 7 के नहीं, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान काम है। अब चलिए आज का क्लास वर्क होमवर्क क्या है। टुडे होमवर्क में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 to 3 करना है पूरा कंप्लीट विद ऑल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है सारी करनी है। और क्लास वर्क में क्या करना है, अभी 4.4 का क्वेश्चन 1, 2 पूरा मतलब कोई पार्ट नहीं है तो 1, 2 पूरा करो, एंड 3 का सिर्फ पार्ट नंबर 1 कर दो, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, क्लास आज यहाँ पर ओवर है।